फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। जर्मनी इस युद्ध में हार गया। युद्ध के अंत में जर्मनी के राजा कैसर विलियम सेकंड ने त्यागपत्र दे दिया और देश छोड़कर भाग गया। युद्ध के बाद विजयी देशों ने 1919 में जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी। इस संधि की मुख्य शर्तें कुछ इस तरह थी। जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को 6,600 मिलियन पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। जर्मनी का कई इलाकों पर से अधिकार छीन लिया गया, जैसे कि अल्सेस लॉरेन फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की कॉलोनीज भी छीन ली गई। इसी संधि को जर्मन लोग अपमानजनक मानते थे। उन्हें लगता था कि उनके देश को जबरदस्ती नीचा दिखाया गया। संधि से गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हुआ। वर्साई की संधि ने जर्मनी की आर्थिक कमर तोड़ दी और लोगों को गुस्से से भर दिया। यही गुस्सा हिटलर के उदय की नींव बनाता है, क्योंकि वो खुद को जर्मनी का उद्धारक यानी कि मसीहा कहता था। कैसर विलियम सेकंड के हटने के बाद 1919 में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसे कहते हैं वाइमर रिपब्लिक या फिर वाइमर गणराज्य। ये सरकार जर्मनी के शहर वाइमर में बनी, इसलिए इसका नाम पड़ा वाइमर गणराज्य। इसमें लोकतंत्र, चुनाव, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार लोगों को दिए गए थे। जर्मन जनता को लगता था कि इस सरकार ने वर्साई की संधि मानकर देश को बेइज्जत कर दिया है। लोग इसे नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, यानी कि नवंबर के अपराधी। युद्ध के बाद बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई छा गई। जर्मनी को युद्ध का जुर्माना चुकाने के लिए ज्यादा नोट छापने पड़े, जिससे हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह कर रही थी, इनको स्पार्टसिस्ट बोला जाता है, तो दूसरी ओर राजशाही समर्थक और चरम राष्ट्रवादी हिंसा कर रहे थे। सड़क पर लड़ाई, हत्या और दंगे आम बात हो गई। 1923 में हालात और बिगड़ गए। ब्रेड की कीमत लाखों मार्क तक पहुंच गई। पैसों का कोई मूल्य नहीं रहा, पैसों की कोई वैल्यू नहीं रही। बच्चे नोटों से खेलते थे, जलाने के लिए नोटों का ढेर लगाते थे। लोगों की सभी बचत बर्बाद हो गई। उदाहरण के लिए एक अंडा 80 बिलियन मार्क तक पहुंच गया था। फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी का रुह्र क्षेत्र, जहां खनिज और फैक्ट्रियां थी, पर कब्जा, क्योंकि वो जुर्माना नहीं चुका पाया। इससे उत्पादन रुक गया और हालात बिगड़े। इस अस्थिर माहौल में लोग वाइमर सरकार से निराश हो गए। जनता किसी मजबूत नेता को चाहती थी, तो जर्मनी को फिर से महान बनाए, जो वर्साई की संधि को समाप्त करे और स्थायित्व लाए। यही समय था जब हिटलर और उसकी पार्टी नाजी लोगों को आकर्षित करने लगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना में सैनिक था और घायल भी हुआ था। युद्ध के बाद वो म्यूनिक में आकर राजनीति में शामिल हुआ। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जिसका नाम बदलकर किया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी को बोला जाता है नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का कहना था कि वो वर्साई की संधि को खत्म कर देगी, जर्मनी को फिर से महान बनाएगी। यहूदियों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराना ही इनका मकसद था। लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही लाना इस पार्टी का मकसद था। हिटलर ने 1923 में म्यूनिक में एक तख्ता पलट यानी कि सरकार पलटने की कोशिश की। वो असफल रहा और हिटलर को 9 महीने के लिए जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी। उसका नाम था माइन काम्फ यानी कि मेरा संघर्ष, जिसमें उसने अपनी विचारधारा, रेसिज्म, नेशनलिज्म और एंटीसेमिटिज्म को बताया। 1929 में अमेरिका की शेयर बाजार गिरी, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ गया। जर्मनी में भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। उद्योग बंद हो गए। गरीबों की हालत खराब हो गई। वाइमर सरकार संकट से नहीं निपट पाई। जनता को लगने लगा कि लोकतंत्र विफल हो चुका है। नाजी पार्टी ने तगड़ा प्रचार किया। रेडियो, पोस्टर, भाषणों से लोगों को लुभाया। कहा गया हिटलर ही एकमात्र नेता है जो जर्मनी को बचा सकता है। नारों और वादों के जरिए ये कहा गया, एक लोग, एक राष्ट्र, एक नेता, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। यहूदी विरोध, जिसे एंटीसेमिटिज्म बोला जाता है, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद इस वक्त के कुछ खास लक्षण थे।
1932 में चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फरवरी 1933 में जर्मन संसद यानी कि रिक्सटैग में आग लग गई। हिटलर ने इस आग का इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया। उसने जनता से कहा कि देश कम्युनिस्ट खतरे में है और उसे सख्त कदम उठाने होंगे। नतीजा, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को विशेष अधिकार यानी कि इमरजेंसी पावर्स दे दिए। मार्च 1933 में हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया। उसके बाद संसद की शक्तियां हिटलर के पास चली गई। कोई भी कानून बिना संसद की मंजूरी के बनाया जा सकता था। ये कानून हिटलर को बना देता है तानाशाह यानी कि डिक्टेटर। हिटलर ने सारे राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी और सिर्फ एक ही पार्टी को वैलिड बोला गया और वो थी नाजी पार्टी। कम्युनिस्ट, समाजवादी और सभी विरोधियों को गिरफ्तार किया गया या मार डाला गया। गोपनीय पुलिस, जिसको गेस्टापो बोलते थे, बनाई गई जो जनता पर नजर रखती थी। लोगों की बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और न्याय प्रणाली को खत्म किया गया। जून 1934 में हिटलर ने अपनी ही पार्टी के कई विपक्षी नेताओं और सेना के अफसरों की हत्या करवा दी। इसमें एसए के नेता अर्नस्ट रोहम भी मारे गए। हिटलर ने ये सब किया ताकि कोई उसे चुनौती ना दे सके। अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने पद और शक्तियां मिलाकर खुद को फ्यूरर घोषित कर दिया यानी सर्वोच्च नेता। अब वो जर्मनी का प्रधानमंत्री भी था, राष्ट्रपति भी और सेना का प्रमुख भी। हिटलर और नाजी पार्टी की सोच कुछ प्रमुख बातों पर आधारित थी। नाजियों का मानना था कि सिर्फ आर्य जाति, जर्मन आर्यन सी श्रेष्ठ है। बाकी जातियां जैसे यहूदी, स्लैव, अफ्रीकी, रोमा, जिप्सी ये सब इन्फीरियर यानी कि हीन है। नाजी पार्टी का राष्ट्रवाद एक्सट्रीम नेशनलिज्म की श्रेणी में आता है, जिसमें जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाना, वर्साई की संधि को खत्म करना, पुराने गौरव और साम्राज्य को वापस लाना शामिल था। यहूदी विरोध और एंटीसेमिटिज्म की बात करें तो नाजियों ने कहा कि जर्मनी की हार और आर्थिक बर्बादी के लिए यहूदी जिम्मेदार है। यहूदी लोगों को देश का दुश्मन बताया गया। तानाशाही में विश्वास किया था। तानाशाही में विश्वास की बात करें तो नाजियों का मानना था कि लोकतंत्र कमजोर होता है। केवल एक मजबूत नेता यानी कि फ्यूरर ही देश को चला सकता है। अगर बात करें नाजी प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार तंत्र की, तो जोसेफ गोबेल्स प्रचार मंत्री थे। हिटलर ने प्रचार मंत्री नियुक्त किया जोसेफ गोबेल्स को। उसने रेडियो, पोस्टर, अखबार, फिल्में और झूठे आंकड़ों से लोगों के दिमाग में नाजी विचार भरे। बड़े बड़े जलसे यानी कि रैलियां निकाली गई, परेड, झंडे, भाषण, नारेबाजी की गई। हिटलर के भाषणों में संगीत और रोशनी से भावनात्मक माहौल बनाया जाता था। सारे रेडियो और अखबार सरकारी नियंत्रण में आ गए। जो नाजी विचारों से अलग बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था या सीधे मौत के घाट उतारा जाता था। स्कूलों की किताबें बदली गई। बच्चों को पढ़ाया गया कि यहूदी गंदे हैं, हिटलर जर्मनी का उद्धारक है। बच्चों को हिटलर यूथ और लड़कियों को लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में शामिल किया जाता था। गेस्टापो यानी कि गोपनीय पुलिस लोगों पर नजर रखती थी। अगर किसी ने विरोध किया तो उसे कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाता था या सीधे उसकी हत्या की जाती थी। नाजी शासन में यहूदियों को जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। कहा गया कि यहूदी शैतान जैसे है। उन्होंने जर्मनी को अंदर से कमजोर किया। वो धोखेबाज, स्वार्थी और घिनौने हैं। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाला गया। स्कूलों, कॉलेजों और पार्कों से बाहर किया गया। जर्मन नागरिकता उनकी छीन ली गई। उनकी दुकानों और घरों पर लिखा गया जुडेन वर्बटोन यानी कि यहूदियों का आना मना है। क्रिस्टल नाक्ट यानी कि कांच की रात, 9 नवंबर 1938 यहूदियों पर पहला बड़ा हमला। नाजी गुंडों ने यहूदियों की दुकानों, घरों और आराधना स्थलों को तोड़ डाला। हजारों यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस रात को कहा गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, कांच की टूटी हुई रात। नाजियों ने विशाल यातना शिविर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए। यहूदियों को ट्रेन में भरकर इन कैंपों में भेजा गया। उन्हें भूखा रखा गया, जबरदस्ती काम कराया गया, मार डाला गया।
लाखों को गैस चैम्बर में जहरीली गैस से मार दिया गया। इसे कहते हैं होलोकॉस्ट, जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। नाजियों ने सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि और भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, जिसमें शामिल थे जिप्सी। इनको हीन नस्ल माना गया। विकलांग लोगों को नाजियों ने बेकार कहा और उन्हें मार दिया। समलैंगिक लोगों को स्वस्थ समाज के खिलाफ माने गए। राजनीतिक विरोधी इनको कम्युनिस्ट, समाजवादी और हिटलर के नाजी पार्टी के निशाने पर आ गए थे। और इन सब के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ। नाजी शासन ने स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा को पूरी तरह नाजी विचारधारा के अनुसार बदल दिया। किताबें बदल दी गई। इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में यहूदियों को गंदा, खतरनाक और देशद्रोही बताया गया। बच्चों को सिखाया गया हिटलर देश का उद्धारक है, आर्य जाति सर्वश्रेष्ठ है, यहूदी और विकलांग लोग समाज पर बोझ है। शिक्षक भी बदले गए। जो शिक्षक नाजी विचारों का समर्थन नहीं करते थे उन्हें हटा दिया गया। बाकियों को नाजी विचारधारा सिखाने की ट्रेनिंग दी। बच्चों के मन में नफरत भर दी गई। बच्चों को नाजी बनने से पहले बचपन में ही तैयार किया गया ताकि वे आज्ञाकारी सैनिक और नाजी समर्थक बने। स्कूल में उन्हें शारीरिक शक्ति, युद्ध कला और नाजी इतिहास पढ़ाया जाता था। 10 साल की उम्र में उन्हें शामिल किया जाता था हिटलर यूथ नामक एक ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ उन्हें युद्ध, बंदूक चलाना, अनुशासन और यहूदी विरोध सिखाया जाता था। लड़कियों को शामिल किया जाता था लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में। इन्हें सिखाया जाता था घरेलू काम, बच्चे पालना, स्वस्थ जर्मन बच्चे पैदा करना ताकि आर्य नस्ल मजबूत बने। बच्चों को कोई सवाल नहीं पूछने दिया जाता था। जो विरोध करता उसे स्कूल से निकाल दिया जाता या उसके परिवार को सजा दी जाती। आखिर नाजी सोच में महिलाओं की क्या भूमिका थी या नाजी पार्टी के लोग महिलाओं को किस तरह देखते थे? नाजी विचारधारा में महिलाओं को माना गया घर के अंदर रहने वाली आज्ञाकारी पत्नी, शुद्ध आर्य जर्मन बच्चों की माँ। हिटलर का नारा था किंडर, कुश, कर्च, यानी कि बच्चे, रसोई और चर्च, यानी औरत की जगह सिर्फ घर है। शिक्षा और नौकरी से बाहर रखा गया। महिलाओं को कहा गया कि वे घर में रहे और नौकरियां ना करें। उन्हें कॉलेजों और सरकारी सेवाओं से बाहर कर दिया गया। महिलाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। सिर्फ पुरुषों को माना गया कि वे ही नेतृत्व कर सकते हैं। माँ बनना देशभक्ति है। हिटलर चाहता था कि शुद्ध आर्य महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि श्रेष्ठ नस्ल बढ़े। जिन महिलाओं ने 4 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें दिया जाता था मदर्स क्रॉस, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। सरकार पुरस्कार, राशि और सुविधाएं देती थी अगर आर्य महिला शुद्ध जर्मन से शादी करती। नाजी शासन में महिलाओं को सिर्फ तभी मां बनने की इजाजत थी जब वे आर्य नस्ल की हो और उनका पति भी शुद्ध जर्मन हो। विकलांग, यहूदी या अन्य जातियों से संबंध बनाने पर सजा दी जाती थी। जो महिलाएं नाजी सोच से सहमत नहीं थी उन्हें प्रताड़ित किया गया। कुछ को कैंपों में भेज दिया गया, कुछ को मजबूरी में चुप रहना पड़ा। हिटलर का विरोध करना आसान नहीं था। नाजी शासन में किसी भी तरह का विरोध करना बहुत खतरनाक था। हर जगह गेस्टापो यानी कि गोपनीय पुलिस की नजर रहती थी। जरा सी भी आलोचना पर गिरफ्तारी की जाती थी, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता था या सीधे मौत के घाट उतारा जाता था। ये समूह यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के छात्रों ने बनाया था, व्हाइट रोज ग्रुप नाम का। उन्होंने नाजियों के खिलाफ गुप्त पर्चे यानी कि लीफलेट्स बांटे, लोगों को नस्लीय नफरत और हिंसा के खिलाफ जागरूक किया। हैंस शोल, सोफी शोल दोनों को 1943 में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। 1944 में एक जर्मन सेना अफसर क्लाउस वॉन स्टॉफेनबर्ग ने हिटलर को मारने की कोशिश की। उसने हिटलर की मीटिंग में बम रखा पर हिटलर बच गया। इसके बाद सैकड़ों सैन्य अफसरों को मारा या जेल में डाला गया। कुछ ईसाई नेता जैसे डाइट्रीज बॉनहोफर हिटलर की नीतियों के खिलाफ बोले। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई और बाद में मार दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में कुछ इस तरह हुई थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला किया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस तरह शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 तक चला। शुरुआत में हिटलर ने कई देश जीत लिए, पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क आदि। लेकिन सोवियत संघ पर हमला, ऑपरेशन बारबुसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
रूस की ठंड और भारी सेना ने नाजियों को पीछे धकेल दिया। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और अब जर्मनी, जापान, इटली वर्सेस अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कई और देश लड़ पड़े। नाजियों की हार शुरू हुई। 1943 के बाद जर्मनी की स्थिति कमजोर होती गई। हिटलर के कई साथी मारे गए या आत्महत्या कर ली। जर्मन शहरों पर बमबारी हुई, उद्योग तबाह हो गए, भूख और तबाही हर जगह फैल गई। जब सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। उसके कुछ ही दिन बाद जर्मन ने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध खत्म हुआ। नाजियों के नेताओं पर चलाया गया न्यूरेमबर्ग ट्रायल। युद्ध अपराधों के लिए उन्हें सजा दी गई, फांसी, जेल, ऐसी सजाएं। जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। लाखों लोग मारे गए, यहूदी समाज बर्बाद हो गया। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कुछ इस तरह है। हिटलर का उदय एक टूटी हुई, अपमानित और गरीब जर्मनी की गोद में हुआ। वर्साई संधि, लोकतंत्र की विफलता, आर्थिक संकट और नफरत भरे प्रचार ने एक ऐसे तानाशाह को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। परिणाम यूं हुआ, करोड़ों लोगों की मौत हो गई, यहूदियों का नरसंहार और नाजी विचारधारा का शर्मनाक अंत हो गया। इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि नफरत और तानाशाही कभी स्थायी नहीं होती। अंत में सच्चाई, मानवता और न्याय की ही